जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कोशिका सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। और जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मैं कोशिका पर प्लेलिस्ट बना रहा हूं और इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूं जो कि पार्ट 1 है, जिसमें कि मैं बताया हूं कि आखिर कोशिका क्या होता है, कोशिका की खोज किसके द्वारा किया जाता है, जिसमें कि मृत कोशिका और जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ दुनिया की सबसे लंबी, बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है, और मानव में सबसे लंबी, बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी है। तो इस पर पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से वीडियो को देख सकते हैं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि आखिर कोशिका क्या होता है। तो उस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर कोशिका सिद्धांत क्या होता है, आखिर कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था, और इसके बाद फिर बताऊंगा कोशिकांग के बारे में, और ये भी बताऊंगा कि कोशिका के प्रकार कितने होते हैं। तो यह नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर कोशिका सिद्धांत क्या होता है, जिसको कि इंग्लिश में सेल थ्योरी कहते हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो कोशिका सिद्धांत को लाया गया था, इसको 3 वैज्ञानिक या फिर विज्ञानी कह सकते हैं या फिर साइंटिस्ट कह सकते हैं, उन्हीं के द्वारा लाया जाता है। तो कौन कौन से साइंटिस्ट रहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं मैथियास स्लाइडेन, जो कि पहला साइंटिस्ट का नाम हो गया। वही दूसरा साइंटिस्ट का नाम हो गया थियोडोर स्वान, और जो तीसरा साइंटिस्ट हो गए उनका नाम हो गया रुडोल्फ विर्चोव। तो इन्हीं 3 जो साइंटिस्ट हैं, विज्ञानी हैं या फिर वैज्ञानिक कह सकते हैं, इन्हीं के द्वारा कोशिका सिद्धांत को लाया जाता है। आखिर कोशिका सिद्धांत में क्या कहा जाता है, तो ये भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जो पहला जो वैज्ञानिक होता है मैथियास स्लाइडेन, जो कि विज्ञानी होता है, साइंटिस्ट कह सकते हैं, वह 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को लाता है। और फिर जाके जो दूसरा वैज्ञानिक रहता है थियोडोर स्वान, जो कि 1839 ईस्वी में ये भी कोशिका सिद्धांत को लाता है, जो कि संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को लाया जाता है। यानी कि जो मैथियास स्लाइडेन रहता है और थियोडोर स्वान रहता है, इनका संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है, लाया जाता है। और आपको बता दूं कि जो स्लाइडेन रहता है, जिसको कि एम स्लाइडेन के नाम से भी जानते हैं, मैथियास स्लाइडेन, जो कि वनस्पति शास्त्री रहता है। आखिर वनस्पति शास्त्री का मतलब क्या होता है, तो वनस्पति शास्त्री का मतलब होता है कि जो पेड़ पौधों का अध्ययन करता है, पेड़ पौधों की संरचना, विकास, प्रजनन और साथ ही साथ उनके मतलब जितने भी अध्ययन होता है पेड़ पौधे से रिलेटेड, उसी को वनस्पति शास्त्री कहा जाता है। अब देखिए, जो थियोडोर स्वान रहता है वह प्राणी विज्ञानी रहता है। आखिर प्राणी विज्ञानी का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है यानी कि जो जानवरों का अध्ययन करता है, जानवरों का विकास, प्रजनन और साथ ही साथ जानवरों की संरचना, तो यही सभी चीज़ों का जो अध्ययन करता है उसको प्राणी विज्ञानी कहा जाता है। तो इन्हीं 2 लोगों के द्वारा सबसे पहले कोशिका सिद्धांत को लाया जाता है, प्रतिपादित किया जाता है। तो जो पहला सिद्धांत में कहा जाता है, जो इन 2 वैज्ञानिक के द्वारा जो पहला कोशिका सिद्धांत लाया जाता है, उसमें कहा जाता है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। तो जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, यानी कि जिनमें जान होती है, वह कोशिका से बना होता है। अब मान लीजिए कि एक कोशिका से भी बना रह सकता है, और हो सकता है कि एक से अधिक कोशिका से भी बना रह सकता है, लेकिन जितने भी जीव होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, वह कोशिका से बने होते हैं। जितने भी जीव का मतलब क्या हो गया, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया, जानवर हो गया, पशु हो गया, या फिर जो सूक्ष्म जीव हो गया, तो ये सभी एक कोशिका या फिर एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं। तो यह पहला सिद्धांत हो गया। अब दूसरा सिद्धांत में क्या कहा गया है, तो दूसरा सिद्धांत में कहा गया है कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यानी कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। और आपको बता दूं कि जो कोशिका की परिभाषा हो जाती है वह क्या हो जाती है, तो मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें बताया था कि जो जीवन की मूलभूत इकाई होती है और साथ ही साथ जो कोशिका होती है वह संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। तो यह मैं बताया था।
तो ऐसे में जो कोशिका जीवन की तो मूलभूत इकाई होती ही है, क्योंकि जो कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर कोशिका नहीं रहेगी तो जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जो कोशिका होती है वह सभी सजीवों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। तो ऐसे में जो कोशिका होती है उसी की मदद से ही जो जीव होते हैं उनको संरचनात्मक यानी कि संरचना मिलता है, एक तरीके का ढांचा मिलता है, आकृति प्रदान करता है जो कोशिका होता है। और साथ ही साथ क्रियात्मक यानी कि हम सांस लेते हैं, प्रजनन करते हैं, हमारा वृद्धि होता है, विकास होता है, तो यह कोशिका के माध्यम से ही होता है। जो हम हिल पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं, तो ये सभी कोशिका की मदद से ही हो पाता है। तो यही कारण है कि जो कोशिका होता है वह जीवन की मूलभूत इकाई होता है। कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है। तो यही कारण है कि इसको भी कोशिका का दूसरा सिद्धांत में रखा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो तीसरा वैज्ञानिक आता है, तो उस वैज्ञानिक का नाम रहता है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो जो कि 1858 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत को लाता है। और इसमें क्या कहता है, तो इसमें कहता है कि जो सभी कोशिकाएं होता है वह पहले से मौजूद कोशिकाएं से बनती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो आपको बता दूं कि जो कोशिका होता है उसका भी यहाँ पर कह सकते हैं कि नष्ट हो जाता है। जो कोशिका होता है वो भी नष्ट होता है, उसका भी विनाश होता है। तो जो कोशिका होता है, एक कोशिका बनता है तो दूसरा कोशिका यहाँ पर नष्ट हो जाता है, यानी कि जब नया कोशिका पुराना हो जाता है तो वह नष्ट हो जाता है। तो ऐसे में जो पुराना कोशिका नष्ट हो जाता है वह नए कोशिका से ही बनता है या फिर नए कोशिका से ही विभाजित हो जाता है। तो ऐसे में कहा गया है कि जो भी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाएं से बनती है, तो ऐसे में कहा गया है कि जितने भी सभी कोशिकाएं होती हैं पहले से मौजूद कोशिकाएं से बनती है। जितने भी कोशिका होती है वह पहले से मौजूद कोशिकाएं से बनती है। मान लीजिए कि एक कोशिका है वह विभाजित हो गया तो वह पहले वाली कोशिका से ही बना। तो ऐसे में जितने भी कोशिका होती है वह पहले से मौजूद कोशिकाएं से ही बनती है। तो यह रुडोल्फ विर्चो का कहना था, उसी के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया था। तो यहाँ पर तीन वैज्ञानिक हो गए, मैथियास क्लाइडेन, थियोडोर स्वान और रुडोल्फ विर्चो। तो इन तीनों वैज्ञानिक को आपको ध्यान में रखना है। और कब ये कोशिका सिद्धांत को दिया गया था तो यह भी आपको ध्यान में रखना है, और कौन से कोशिका सिद्धांत को दिया गया था और कोशिका सिद्धांत में क्या कहा गया था। तो ये मेन पॉइंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। तो यही था कोशिका सिद्धांत। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर जो कोशिका होता है वह कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटा जाता है। और आपको बता दूं कि जो कोशिका होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। तो अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक किसको कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो एक बार स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट भी मार लीजिएगा ताकि आपको याद करने में सुविधा हो।